वैल्यू एडिंग, इंपल्स। ये सारे टर्म्स आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए थे, बट फाइन इनफ। इंपल्स, राइट। सो फाइन, जो अगली एप्लीकेशन आपने लिखी है, अगेन यू आर यूजिंग द सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू डीटी अपॉन टी। अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है, आप सोचिए उसका कितना ज्यादा मोमेंटम होगा। एक तो उसकी स्पीड, ऊपर से उसका मास, एंड m इंटू वी इज, यू नो द मोमेंटम ऑफ द मूविंग ट्रेन, फाइन। एंड सडनली जैसे स्टेशनरी ट्रेन से कोलाइड हुई तो मोमेंटम सीधा क्या हो गया? जीरो, काइंड ऑफ, बिकॉज वेलोसिटी जीरो। तो आप देख रहे हो इतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम सिर्फ माइन्यूट से टाइम इंटरवल में। कितने सेकंड लगेंगे टकराने में? मुश्किल से 2 या 3। यू कैन सी हाउ लार्ज इज दिस वैल्यू एंड हाउ स्मॉल इज दिस वैल्यू। ऑफ कोर्स सी बात है, एफ की वैल्यू भी क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो जो रिटार्डिंग फोर्स उस स्टेशनरी ट्रेन पर लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? बहुत लार्ज, जिसके कारण उसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ है? डैमेज, राइट। सो द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स। यही इतना सारा फोर्स जो इतने से टाइम इंटरवल में लगता है, इसको क्या कहते हैं? इंपल्स। इंपल्स इज द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, राइट। तो फोर्स का क्लास चल रही, रिकॉर्डिंग ऑन है। बताओ वहां से लेंगे जाके नहीं तुम जन फिर मोर पैसा डाल लाइन को जाने का कहीं प्राइस वाला को पर मतलब परसों भी बुलाओ कि आज बुलाओगे प्राइस लाना उसके बना वाला जो का नहीं वो मतलब रेगुलर स्कूल आओ टेस्ट में नंबर नहीं आए तो हमारे नोट बता दो ना। मेरा भोजन की नहीं तो क्या कह रहे? कोचिंग आओ, मैं क्या कह रहा हूँ? डायरेक्टली तो मुझे तो क्या करो जाके? समझ में नहीं आया, पढ़ो क्या करूँ? मतलब रोज दुनिया हो करेंगे तो डाल ये 5 दो 50 रुपये प्रति 50 ब्याज ही डाल दो तो महीने डालूंगा। चल एक काम, क्लास हो रही है, उसके बाद फिर बात कर रहे हैं, ठीक है? 7:30 बजे है ना? या फिर कल आओ, कल बात कर रहे हैं। कल कोचिंग के पहले आ जाइए 10 मिनट, ठीक है? कल बात कर। फाइन, ऑडिबल ब्रो? आवाज आ रही? हाँ सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ फाइन। सो इम्पल्स, impulse is a large amount of force acting on any body for a very short interval of time. तो फोर्स का रेप्लिका है इंपल्स, लेकिन फोर्स नहीं है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, इंपल्स को डिनोट करते हैं जे से। किससे? एंड इंपल्स होता है फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। इट मीन्स इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। किसका प्रोडक्ट है? फोर्स और टाइम, राइट। कॉन्सेप्ट वही है फोर्स का कि किसी भी बॉडी पे स्मॉल टाइम इंटरवल में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर वर्क करे तो हम क्या कहते हैं? उस बॉडी पे इंपल्स लगा। क्या लगा? इंपल्स। ट्रेन अगर स्टेशनरी ट्रेन से टकराई तो उसमें क्या वर्क हुआ? इंपल्स, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, right? So J is the impulse, F is the force acting on the body for a short time interval, right? ये तो जनरल फॉर्मूला है। इसमें पहुंचते कहां से है? देखो, मान लो पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ इंपल्स वर्क कर रहा था, राइट? स्मॉल फोर्स df और टाइम इंटरवल ही स्मॉल ले लो dt, काइंड ऑफ। फिर वही आपको पूरा लार्ज निकालना है तो जो स्मॉल इंटरवल्स को क्या कर दो? इंटीग्रेट।
तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ इंपल्स मिल जाएगी, काइंड ऑफ। ये मैथमेटिक्स, ये बाद में देखिए। फिलहाल के लिए आपका इंपल्स क्या है? द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय फॉर द टाइम इंटरवल इट इज एक्टिंग, एफ इंटू डेल टी। लिखिए। टाइम को बढ़ा दिया तो फोर्स भी तो बढ़ेगा। नहीं, डिपेंड्स बेटा। मान लो फोर्स टाइम पे डिपेंड थोड़ी करता है। Force can work for a small interval of time. The same force can work for a large interval of time also. It does not depend on the time. और ऐसा कोई टाइम इंटरवल कि छोटा टाइम 2-3 ही सेकेंड हो, वो ज्यादा भी हो सकता है, राइट? बट कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम। हाँ, पूछो पूछो। ये लाइट जो होती है, लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मास भी होता होगा। लाइट में मास, लाइट इज अ वेव। तो वेव, अभी वेवी नेचर तुमने पढ़ा नहीं है। जब वेव पढ़ेंगे तब देखेंगे उसका मास हो। किसका? लाइट पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा रहती होगी, मास तो नेग्लिजिबल रहता होगा ना। तो वही है। तो लाइट, वही मैं कह रहा हूं। अभी आपने डुअल नेचर पढ़ा नहीं है लाइट का। वो तो आप जब आपकी 12th खत्म हो रही होगी तब पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि लाइट का मोमेंटम होता भी है कि नहीं। लिखिए। द मेजर ऑफ द एक्शन of a large force in a small interval of time is called impulse. Para change. It is the product of average force and the time interval for which the force acts on the body. For which the force acts on the body. First, it is denoted by capital J. It is denoted by J के ऊपर वेक्टर। लिखिए। पैरा चेंज करिए। कंसिडर a force F vector, a force F vector acts on the body, for the time interval del t, right? Line change. J vector is equals to F vector del t, bracket.
अब जो अगला डेरिवेशन आप करने वाले, दैट डेरिवेशन विल कम इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। हमेशा आता है, छोटा सा लिखिए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। फाइन, देखिए, नाउ दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द impulse acting on any body is equal to the change in momentum। किसी भी बॉडी पे जो इंपल्स वर्क करता है इसकी इक्वल आता है उसके मोमेंटम चेंज की। समझना? ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा, बिकॉज द मास इज कांस्टेंट एंड द वेलोसिटी विल चेंज। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू एम। आपने फोर्स लगाया और आपकी बॉडी की वेलोसिटी क्या हुई? चेंज, राइट? सो व्हेन यू विल अप्लाई द फोर्स and if you will apply the large force for a short interval, of course सी बात है, the impulse will change the momentum। तो impulse momentum theorem कहता है कि change in momentum of the body is equal to the impulse applied, right? It means you have to prove that J is the impulse that is equals to P2 minus P1। यही शो करना कि इंपल्स किसकी इक्वल होगा? P2 माइनस P1। कैसे शो करोगे? बहुत सिंपल है, यू विल यूज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F वेक्टर इज इक्वल्स टू dP अपॉन, कोई दिक्कत? आई कैन राइट F डॉट dt इज इक्वल्स टू dP। सपोज योर मोमेंटम P changes from P1 to P2, right? When your time T changes from T1 to T2, ठीक? आपका F डॉट डी टी टू डी टी है। मैंने कहा कि जब आपका मोमेंटम P1 से P2 चेंज हुआ तो आपका टाइम T1 से T2 चेंज हुआ, या फिर कह लो जब आपका टाइम T1 से T2 चेंज हुआ तो उसमें मोमेंटम P1 से कितना हो गया? P2। यस और नो? आपको अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आप दोनों तरफ इन इक्वेशंस को क्या कर दो? इंटीग्रेट। क्या कर दो? इंटीग्रेट। देखना क्या कर रहा हूं, आई विल इंटीग्रेट दीज इक्वेशंस। F डॉट dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। दोनों तरफ क्या साइन लगा दिया? इंटीग्रेशन। लिमिट T की दी हुई है T1 से T2 और T की दी हुई है P1 से P2। फाइन, F तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन T1 से T2 क्या आ जाएगा? dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन T1 से T2 क्या आ जाएगा? dp। कोई दिक्कत नहीं? फाइन। और देखो यहां पे dt का इंटीग्रेशन या dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। अरे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। अरे 1 का इंटीग्रेशन 1। 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन x। 2 डॉट dx का इंटीग्रेशन 2x। 3 डॉट dx का 3x। तो यहां पे dx ही तो लिखा है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। मतलब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? p। और dp का इंटीग्रेशन p। कोई दिक्कत नहीं? लिख सकते, यहां लिख दो t और लिमिट कहां से कहां तक है? T1 से, और साथ में क्या है? f इज इक्वल्स टू यहां लिख दो p और लिमिट कहां से कहां है? P1 से। इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जहां पे आपको लिमिट पुट करना सिखाया था। क्या करना था? अपर लिमिट माइनस लोअर। ठीक है, एफ इस टी में अपर लिमिट रखोगे तो T2, लोअर रखोगे तो
T1 इज इक्वल्स टू यहां पे P है तो अपर रखोगे तो P2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो डेल T है, इज इक्वल्स टू आ गया P2 माइनस वेक्टर लगा दो, एफ डेल टी क्या है J इज इक्वल्स टू P2 माइनस, यही तो प्रूफ करना था, that the impulse is equal to the net change in momentum. Again I am saying, just new students, मैं हमेशा जब भी क्लास शुरू करता हूं बहुत बार बोल चुका हूं, go and at least watch the videos of basic mathematics. वो तो कम से कम देख ही लो, उसके कारण आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, बाकी जो चैप्टर्स है वो हो जाएंगे, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स मुश्किल से 2 घंटे की वीडियोस है सबकी सब, एक डिफरेंशिएशन देखना है और एक इंटीग्रेशन, बस ओपन है, लेक्चर डले हुए हैं यूट्यूब पे, बहुत बार बोल चुका हूं, जस्ट गो एंड वॉच दैट बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि वो हर जगह यूज होगा। आप देख रहे हो ना इंटीग्रेशन लग रहा है, राइट, तो आपको अभी तो कितना याद करोगे, एक बार लगा फिर लगेगा फिर याद करोगे, इससे अच्छा देख लो इसको, राइट, एक लेक्चर है बस, नहीं देख सकते मुझे बता दो, मैं एक दिन में करवा दूंगा, कभी भी एक्स्ट्रा टाइम 4:30 से 5:30 बुला के, लेकिन इसको कर लो, फाइन, कुछ नहीं किया, वी आर यूजिंग एफ डी टी इज इक्वल्स टू डी टी, दोनों जगह इंटीग्रेट किया, dt की लिमिट रखी T1 से T2, dp की लिमिट रखी T1 से T2, आपको ऐसे ही करोगे तब जाके वहां मार्क्स मिलेंगे, अगर आप यहां पे डायरेक्ट dt को T2 माइनस T1 और dp को P2 माइनस P1 लिख देते तो यही पहुंच जाते कि नहीं, उससे मार्क्स नहीं मिलते, यू हैव टू यूज द टूल इंटीग्रेशन, क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन, काम वही है, मेथड वही है, बेसिक्स वही है, बट आपको यूज क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इससे आता है, देखो, हाँ बेटा, हाँ हाँ, वी कैन से द एग्जांपल ऑफ, इवन तुम्हारा बॉल का एकदम से पकड़ना इज एन एग्जांपल ऑफ इंपल्स, लार्ज फोर्स जरूरी नहीं है, लार्ज फोर्स लगता है, मतलब हाँ ऑफ कोर्स की बात है, फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एज कंपैरिजन टू द टाइम इंटरवल, राइट, लिखिए, it states that the rate of change of momentum, नहीं sorry, rate हटा लो, the change in momentum is equal to the impulse x on the body, x on the body, impulse x on the body, full stop, right, लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, पैरा चेंज करके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, दोनों इक्वेशन लिखो, पहले और दूसरे, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये, लिख लिया, देखो फिर, मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम P1 to P2 when time changes from T1 to T2,
यहां से लेके पूरा एंड तक लिख लो। नहीं नहीं, एक लाइन लिखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लाइन चेंज करके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां से लेके एंड तक लिख लो। क्या की जगह बेटा? अरे वो डॉट इनटू का ही मतलब है, वो लगा देते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। अभी भी लग रही? हो गया? डन? एक बात बताइए, सपोज दिस इज अ फोर्स टाइम ग्राफ, फाइन, अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 से लेके t तक। कितना फोर्स लग रहा है? F। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? What is the area of this graph? What is the area of this graph give? Impulse देगा। तो मैं निकाल फोर्स इंटू टाइम, फोर्स है F और टाइम है डेल्टी, आप कह सकते हो। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? इंपल्स। इस केस में बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है। दूसरा केस भी हो सकता है, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, राइट? नाउ यू कैन से योर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। 0 से लेके t तक में आपका फोर्स बार बार क्या हो रहा है? चेंज। तो इस केस में कैसे निकालेंगे? तो तरीका यह है, आपको आगे प्रायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, जब आएगा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। फिलहाल फिजिक्स में कितना यूज है वो आप देख लीजिए। आप इस एरिया को स्ट्रिप्स में क्या करोगे? डिवाइड। ठीक, एक ऐसी स्ट्रिप उठाओगे जिसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। मतलब ये जो वैल्यू है ना वाई एक्सिस पे, ये सेम है, राइट? जिसको आप मान लोगे एफ, और टाइम इंटरवल मान लोगे कितना? डेल्टी, छोटा बहुत। इस एक स्ट्रिप का एरिया निकालो। ठीक, ऐसी बाकी सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकालोगे और फिर इन सबको क्या करोगे? ऐड। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लो और टाइम की लिमिट 0 से लेके t रख के क्या कर दो? इंटीग्रेट। क्या कर दो? इंटीग्रेट, तो भी निकल आएगा। मैंने कहा कि एक स्ट्रिप का एरिया निकालो, तो आप कहोगे भैया आएगा एफ डेल टी। टोटल इंपल्स निकालना है तो जे हो जाएगा डेल टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके t। समझे? कॉम्पिटिटिव के लिए कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करा रहा हूं, सीबीएसई में नहीं मिलेगा।
सीबीएसई में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए दैट द ग्राफ फोर्स टाइम, कौन सा ग्राफ? फोर्स टाइम. द फोर्स टाइम ग्राफ will give the impulse. The area of force time graph will give you impulse, right? तो फोर्स जरूरी नहीं है कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट ना हो तो क्या करोगे? आप कहोगे कि पूरे एरिया को स्ट्रिप में डिवाइड कर लेंगे, एक एरिया का या एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और पूरा 0 से लेकर टी तक के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट. तो आपको पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू इंपल्स. बात तो वही है, राइट? दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. आपको आगे मिलेगा अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे. ठीक है? तो हाँ, क्योंकि अपन ने जैसे मान लो फोर्स अभी भी चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो 7.8 न्यूटन और 7.9 न्यूटन, यू कैन कंसीडर 7.8 और 7.9 एज सेम. नहीं कर सकते. तो वही है कि टाइम लिमिट अगर कम कर दोगे तो एक सेकंड में कितना ही फोर्स चेंज होगा? थोड़ा बहुत, जिसको आप क्या मान सकते हो? नेग्लिजिबल. तो आपकी एक स्ट्रिप के लिए फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. वही बात. ठीक है? नोट रुको रुको. नंबर 1, ये वाला ग्राफ बनाओ. ये वाला, हाँ ये वाला बनाओ जो बोर्ड के लेफ्ट में है मेरे और आपके राइट में. ये लिखो द एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ gives impulse. Full stop. राइट? अभी दूसरा वाला अगर आपको अपने लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी कोई यूज नहीं है इसका. लिख लो, एक नोट बना लो. नोट नंबर 2 बना लो. इफ द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, if the force is not constant, हाँ ये वाला फिगर बनाओ और स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेना ऐसे. लिखो ग्राफिकली, कॉमा, इट कैन बी कैलकुलेटेड. ग्राफिकली इट कैन बी कैलकुलेटेड by dividing the area into strips.
the area into strips, 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 and calculating the area of each strip and calculating the area of each strip strips and adding them adding them full stop. देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये नहीं रह लिख लो, हाउ एफ इज इक्वल टू यूज नहीं मैं बोल ये वाला मार्कर यूज करोगे तुम तो ये इसमें दिखेगा, पीडीएफ में दिख रहा है, चेक किया था। न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट हो गया। चलो बताओ व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हाट डज दिस मीन? एग्जाम्पल मजाक से हट के एग्जाम्पल। हाँ 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 बोलो बोलो। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो उससे क्या देखने को मिलता है तुमको? नहीं तो जैसे तुमने बॉल को किक किया मान लो, तो बॉल आगे की तरफ मूव हुई, तो तुम्हारे पैर पे प्रेशर लगा, तो तुम्हारा पैर कहां गया? पीछे को। ओके फाइन, गुड। हाँ आगे बढ़ो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई? गुड। You have a prior knowledge of law 3 and you don't have any knowledge of law 1 and law 2. Good. मतलब एप्लीकेशंस पता है, बेसिक्स नहीं। न्यूटन भी सोच रहे होंगे ये फर्स्ट और सेकंड पता नहीं था, दे हैव अ फुल नॉलेज ऑफ लॉ 5। बिल्कुल, एग्जाम्पल भी, कॉन्सेप्ट भी, सब कुछ। फाइन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ, Newton's third law states that to every action there is an equal and opposite reaction, right? अब इसकी डेप्थ में चलते हैं। कहने वाली बात यह है कि आप अगर किसी भी बॉडी को फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी आप पे। या और जेनरिक एग्जांपल, सपोज देयर इज अ बॉल, फुटबॉल यहां रखी हुई है, यू किक द फुटबॉल, फुटबॉल आगे की डायरेक्शन में मूव करेगी, बट द फुटबॉल विल अप्लाई द सेम फोर्स ऑन यू, सो योर पैर विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन काइंड ऑफ। तो इसका मतलब यह है कि आपने फुटबॉल पे फोर्स लगाया, फुटबॉल ऑल्सो अप्लाइड अ फोर्स ऑन योर लेग सो दैट योर लेग मूव्स बैकवर्ड, बट फुटबॉल पे जो फोर्स लगा वो उसके कारण फुटबॉल इतना दूर गई, आपका पैर हल्का सा बैकवर्ड आया,
बाकी कह तो आप यही रहे हो कि दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो फिर ऐसा क्यों कि फुटबॉल इतना आगे निकल गई और आपका पैर थोड़ा ही सा पीछे आया? मास से क्या हुआ? तो मास और फोर्स को कैसे रिलेट कर रहे हो, मतलब ये समझाने वाली बात है ना। हाउ यू आर रिलेटिंग द मास एंड फोर्स? क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? आई हैव सेड कि यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन द बॉल, बॉल आगे की डायरेक्शन में, आपका पैर पीछे। अब जो फोर्स बॉल पे लगा है और जो फोर्स तुम्हारे पैर पे लगा है, वो दोनों फोर्स सेम है। आप ही तो बोल रहे हो कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बोथ द फोर्सेस आर सेम। बट देख रहे हो कि बॉल तो जा रही है बहुत आगे और आपका पैर जा रहा है हल्का सा पीछे। राइट? ओके, ठीक है। यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ F इज इक्वल्स टू mf। समझना, बॉल में एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि मास क्या था? कम। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? ज्यादा। अब फोर्स तो तुम्हारे पैर पे भी उतना ही लग रहा है, F। इस केस में मास क्या है? ज्यादा। तो फोर्स को सेम 10 न्यूटन रखने के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? कम। समझना, मैंने आपसे कहा कि फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, किस पे? बॉल पे। कितना फोर्स लग रहा? 10। तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 2 केजी की बॉल थी, तो बॉल में एक्सेलरेशन कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। फोर्स तो कितना ही चाहिए क्योंकि 10 न्यूटन। तुम्हारा पैर है 5 किलो का, कितने किलो का? 5। अभी भी फोर्स कितना चाहिए? 10 न्यूटन। और 10 न्यूटन का फोर्स अगर 5 किलो के पैर पे लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो बात वही है कि फोर्स तो सेम लग रहा है, लेकिन मास के कारण उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? वेरी। क्यों हो रहा है वेरी? लाइटर बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स कांस्टेंट रखना है। क्या कांस्टेंट रखना है? फोर्स। तो आपको सबसे पहली चीज यही बोलनी है कि टू मेंटेन द कांस्टेंट फोर्स, बिकॉज F12 इज इक्वल्स टू F21 या माइनस F21, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ। F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। पढ़ते कैसे इसको? फोर्स अप्लाइड on body 2 by a body 1 is equal to force applied on a body 1 due to body 2, या उल्टा, force 1 2, force on body 1 due to body 2 and force on body 2 due to body 1, दोनों एक दूसरे के सेम है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। अगर बॉल आगे गई तो पैर कहां गया? पीछे। तो लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21, ये जनरल फॉर्म, ये एग्जांपल। राइट? और अच्छे से देख ले, जब भी किसी छोटी सी टेनिस की बॉल को आप छोड़ते हो तो अर्थ उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करती है? अट्रैक्ट। राइट? सपोज दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज द बॉल। राइट? इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है F12, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, जिसके कारण ये कहां मूव कर रही है? नीचे को। लेकिन अगर अर्थ बॉल पे फोर्स लगा रही है तो बॉल भी अर्थ पे क्या लगाएगा? फोर्स, और इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट, जो कि फोर्स होगा F21। अब ये दोनों फोर्सेस है तो इक्वल, क्या है? इक्वल। तो आपको ये बॉल तो अर्थ की तरफ आती हुई दिख रही है, लेकिन अर्थ बॉल की तरफ जाती हुई क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अर्थ का मास कंपैरेटिवली बहुत लार्ज है एज कंपैरिजन टू बॉल। तो अर्थ अट्रैक्ट तो हो रही है बॉल की तरफ, लेकिन आपको नहीं दिख रही क्योंकि उसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल। टू कांस्टेंट फोर्स, टू मेंटेन द कांस्टेंट फोर्स, उसका एक्सेलरेशन क्या है? नेग्लिजिबल। तो यहां यह नहीं है कि बॉल पे फोर्स लग रहा है बस, नहीं, अर्थ पे भी लग रहा है। अर्थ यहां अट्रैक्ट हो रही है बॉल की तरफ,
बट हम उस चीज को देख नहीं पा रहे, बिकॉज अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा, राइट? समझ में आया एग्जाम्पल? दिस इज द केस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट है, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। इसको हमेशा ध्यान रखना। जिस बॉडी पे एक्शन वर्क कर रहा है उस बॉडी पे कभी रिएक्शन वर्क नहीं करता। दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर अपोजिट बॉडीज पे वर्क करते, अलग अलग बॉडीज पे वर्क करते। आपने देखा कि एक्शन अगर फुटबॉल पे हुआ तो रिएक्शन किस पे हुआ, पैर पे। आपने देखा अगर एक्शन बॉल पे हुआ तो रिएक्शन किस पे हुआ, अर्थ पे, राइट? सो बोथ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडी इज द मोस्ट बेसिक पॉइंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बतेरो एग्जाम्पल है जो आप बता रहे थे, राइट? जिसमें से एक है स्विमिंग। आप पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो, योर हैंड्स आर अप्लाइंग द फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्शन। उसका रिएक्शन आप आगे की तरफ क्या होते, मूव। सो द वाटर इज अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन यू। तो पानी जा रहा है पीछे को, आप जा रहे हो आगे के। बोट से जब आप उतरते हो, आप बोट के कॉर्नर पे पैर रखते हो तो बोट पीछे को मूव होती है, आप आगे को मूव होते हो। देखा होगा क्यों? बिकॉज आपने बोट को क्या लगाया, फोर्स। तो बोट गई बैकवर्ड डायरेक्शन, बट द बोट विल ऑल्सो अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन यू, तो आप जाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। अनदर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, राइट? रॉकेट प्रोपल्शन, वही बोलने वाले थे। हाँ, बुलेट, ठीक है, बुलेट। ये सब अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट देखे तो रॉकेट के एंड चैम्बर में गैस रहती है और वो गैस जो है वो नीचे की तरफ निकलती है। दोज गैसेज आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द अर्थ। तो उसका अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन किसको मिलेगा, रॉकेट को। और वो रॉकेट कहां जाएगा, ऊपर। तो रॉकेट का अपवर्ड मोशन होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। लिखिए, देखो कोट एंड कोट, कोट एंड कोट। To every action, comma, there is always an equal and opposite reaction. There is always an equal and opposite reaction. Quote and quote close. Para change. Example. When a player kicks a football, comma, the football moves forward. The football moves forward. And the leg moves backward. The leg
LEG, leg moves backward. Full stop. The force on the ball is called action. The force on the ball is called action. It's called action. And that on the leg, is called reaction. It's called reaction. Karachi. The acceleration of the football is much more than that of the foot, your leg, than that of the foot. Because the mass, of the football is much less. Mass of the football is much less than foot. ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? F is equals to ma. ये यूज किया, राइट? नोट, दो नोट लिखने. नंबर 1, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, are equal in magnitude and opposite in direction. ऐसे बना लो. This is F12, this is F21 और नीचे लिख लो F12 is equals to minus F21. And note number 2, they both take place in different bodies. They both take place in different bodies. First of, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, नीचे ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में, a single isolated force cannot exist. A single isolated force cannot exist. They always occurs in pair. They always occurs in pairs. Occur in